एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया मस्त जबरदस्त होंगे। आप सभी को पता है कि आपके लिए मैं लेके आती हूँ हिंदी के टॉपिक्स। जो आपका नए नए हिंदी के टॉपिक्स होते हैं वो मैं लेके आती हूँ और आपको समझाती हूँ, आपको पढ़ाती हूँ, आप मेरे से पढ़ते हैं। बाकी मैं कल्पना, आप सभी नाम जान चुके हैं मेरा कि मेरा नाम कल्पना है और आप सभी का सरकारी परीक्षा पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हमने लिया है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आपको क्या क्या पता है ये आप हमको बताएंगे। बाकी जो नहीं पता है वो हम आपको बताएंगे, जो पता है वो भी आपको याद दिलाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं हिंदी साहित्य का जो संक्षिप्त इतिहास है उसका काल विभाजन। मतलब कितने कालों में हिंदी साहित्य को विभाजित किया गया है, कितने कालों में हिंदी साहित्य को विभाजित किया गया है, ये सबसे पहले हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन इस प्रकार है। किस प्रकार है? इस प्रकार है। पहला, आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये क्वेश्चन आता है आपका, ये प्रश्न आता है आपका और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी बताएंगे कि भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे उन्होंने इसे वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आदिकाल की बात की जाए भाई तो आदिकाल किसने कहा है? आदिकाल नाम किसने दिया है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो आते हैं उनका नाम लिया जाता है। फिर दूसरा, इसको बांटा गया है कि भक्ति काल में। पहला आदिकाल में, फिर बांटा गया है भक्ति काल में। क्योंकि इस काल को भक्ति काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में अधिकतर रचनाएं जो थी वो भक्ति पर आधारित थी। भक्ति पर आधारित रचनाएं लिखी गई हैं, इस वजह से इसको भक्ति काल कहा जाता है। फिर आपका आया रीतिकाल। फिर लास्ट और जो अभी आपका चल रहा है वो है आपका आधुनिक काल। ठीक है, काल विभाजन आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हिंदी साहित्य को काल विभाजन जो किया गया है वो आपका 4 भागों में किया गया है। सबसे पहले और सबसे पुराना आता है हमारा आदिकाल, दूसरा आता है हमारा भक्ति काल, तीसरा आता है हमारा रीतिकाल, चौथा आता है हमारा आधुनिक काल जो अभी चल रहा है। ठीक है, ये आप सभी जान गए, बता दिया गया है आपको। 1 2 3 4 ये आप सभी याद रखेंगे, इनका क्रम भी याद रखेंगे कि पहले आदिकाल, भक्ति काल, फिर रीतिकाल, फिर हमारा आधुनिक काल। नेक्स्ट जान लेते हैं अब आदिकाल की विभिन्न साहित्य धाराएं। आदिकाल की कितनी धाराएं हैं वो बताई गई हैं। मतलब आदिकाल को कितने भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, कितनी साहित्यिक धाराएं हैं वो बताई गई हैं। आदिकाल में अधिकतर बहुत पुराना जो साहित्य है वो आता है आदिकाल में हमारा। तो उसमें पहले सिद्ध साहित्य, पहले किसके बारे में बताया गया? सिद्ध साहित्य लिखा गया। फिर लिखा गया है नाथ साहित्य, फिर लिखा गया है जैन साहित्य, फिर लिखा गया है रासो साहित्य। रासो साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रासो साहित्य की जो रचनाएं हैं वो आपसे प्रश्न में पूछी जाती हैं। आपके एग्जाम्स जो हैं उसमें प्रश्न के थ्रू पूछी जाती हैं आपसे। तो आपको रासो साहित्य पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिलहाल मैं इसमें कवर कराने की पूरी मैंने कोशिश की है और आप पूरी कोशिश करेंगे इन सभी को समझने की। ठीक है, समझाऊंगी मैं, समझने का काम आप सभी का है। ओके, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, इनका भी क्रम आप याद रखेंगे कि इनको किस क्रम में रखेंगे, तो ये भी आप सभी याद रखेंगे। ये भी आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले नंबर पे सिद्ध साहित्य आएगा, उसके बाद आता है हमारा दूसरे नंबर पर नाथ साहित्य, तीसरे नंबर पर आता है हमारा जैन साहित्य, फिर आता है हमारा चौथा रासो साहित्य। रासो साहित्य आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि रासो साहित्य की जो रचनाएं हैं वो आप सभी से वनडे एग्जाम्स हो या कोई भी एग्जाम्स हो उसमें पूछ ली जाती हैं। तो आप सभी को रासो साहित्य के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये रही बात। दूसरी स्लाइड में आते हैं हम। अब सबसे पहले हमने आदिकाल को विभाजित किया 4 साहित्यिक धाराओं में। कौन सी साहित्यिक धाराएं थी? पहले थी हमारी सिद्ध साहित्य। पहली कौन सी थी? पहली हमारी थी सिद्ध साहित्य। दूसरी कौन सी थी? नाथ साहित्य। तीसरी थी जैन साहित्य। चौथी की बात करेंगे तो रासो साहित्य। अब हमारी जो पहली धारा है सिद्ध साहित्य, इसके बारे में पढ़ते हैं। सिद्धों की कुल संख्या कितनी है? सिद्धों की कुल संख्या 84 है। सिद्धों की कुल संख्या कितनी है? सिद्धों की कुल संख्या 84 है। प्रथम सिद्ध कवि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी याद रखेंगे कि प्रथम सिद्ध कवि कौन था। तो प्रथम सिद्ध कवि सरहपा या सरहपाद था। कौन था? सरहपाद
या आपका सरहपा। सरहपा या सरहपाद आपका पहला सिद्ध कवि था। सिद्ध साहित्य सबसे पहले लिखा गया है आदिकाल के अंतर्गत, और आदिकाल का सबसे पहला कवि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत कौन हुआ है? सरहपा या सरहपाद। अब सरहपाद का जब आता है, ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है कि सरहपा की प्रमुख रचना कौन सी है? दोहा कोश किसकी प्रमुख रचना है? या तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है आप सभी से, या पूछा जाता है सरहपा की प्रमुख रचना कौन सी है। तब आप क्या बताएंगे? तब आप आंसर देंगे कि सरहपा की प्रमुख रचना दोहा कोश है। ये आदिकाल की प्रमुख रचना है दोहा कोश, जो किसके द्वारा लिखी गई है? आदिकाल के सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा द्वारा लिखी गई है दोहा कोश। शबरपा की प्रमुख रचनाएं एक और हुए हैं शबरपा, इनकी प्रमुख रचना है चर्यापाद। ये आपसे पूछा नहीं जाता है, आपकी जानकारी के लिए है, लेकिन ये आप एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है। ठीक है, आपसे पूछने वाले जो है वहां मैं खुद इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ या स्टार बना दूंगी, जिससे आपको सहूलियत रहे। ठीक है, तो सरहपा की प्रमुख रचना कौन सी है? दोहा कोश। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दोहा कोश किसकी रचना है, तब आप बताएंगे दोहा कोश सरहपा की रचना है। सरहपाद प्रथम सिद्ध कवि थे सिद्ध साहित्य, जो कि आदिकाल की प्रथम धारा है, साहित्यिक धारा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हमने दूसरे नंबर पर पढ़ा था कि आदिकाल को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? हमने बताया आपको, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, और एक आपका कौन सा आता है? जैन साहित्य के बाद क्या आता है? कुछ नहीं बोलेंगे भाई, आप कुछ बता भी दिया करो। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। और रासो साहित्य को आप सब कैसे भूल जाते हैं? यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सिद्ध साहित्य हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य, जो दूसरे नंबर पर आता है सिद्ध साहित्य के बाद। नाथों की कुल संख्या कितनी है? 9। जैसे सिद्धों की कुल संख्या कितनी थी अभी हमने पढ़ा, तो सिद्धों की कुल संख्या 84 बताई गई है। उसी प्रकार नाथों की कुल संख्या जो है वो 9 बताई गई है। कितनी बताई गई है? नाथों की कुल संख्या जो बताई गई है वो बताई गई है आपकी कितनी? 9। ठीक है, नाथों की कुल संख्या 9 है। सबसे प्रसिद्ध कौन हुए हैं नाथों में? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये वनडे एग्जाम्स का आपका प्रिटेंड क्वेश्चन है। सबसे प्रसिद्ध नाथ कौन से हुए हैं? तो भाई गोरखनाथ हुए हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्रनाथ। ये भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो इस पे स्टार लगा लीजिए या इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि गोरखनाथ के भाई जो गुरु थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम जो था वो था मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? तो प्रमुख रचनाएं आपके जो मेन पूछी जाती है वो आत्मबोध पूछी जाती है, बाकी नरवय बोध और प्राण संकली ये नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, जो पूछी जाने वाली रचना है वहां मैंने स्टार लगा दिया है। पूछी जाती है आत्मबोध किसकी रचना है, तो आप बताएंगे आत्मबोध गोरखनाथ की प्रमुख रचना है आत्मबोध, जो कि नाथ साहित्य के कौन थे? प्रमुख कवि थे। ठीक है, प्रमुख सबसे प्रसिद्ध कौन हुए हैं? गोरखनाथ थे, और गोरखनाथ की प्रमुख रचना आपकी पूछी जाएगी तो आप बताएंगे आत्मबोध। इनके गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ। नाथों की कुल संख्या कितनी थी? 9। नाथों की कुल संख्या कितनी थी? 9। सिद्धों की कुल संख्या 84। ठीक है, उसके प्रमुख कवि कौन थे? और सबसे पहले कवि कहा जाता है सरहपा, और इसके प्रमुख और जो विशेष महत्वपूर्ण थे वो कौन है? गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम पूछ लिया जाता है मत्स्येंद्रनाथ। इनकी प्रमुख रचना वहां दोहा कोश है। सिद्ध साहित्य में जो सरहपा की रचना है, यहाँ पर गोरखनाथ की प्रमुख रचना आत्मबोध है, बाकी नरवय बोध, प्राण संकली भी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरी। भाई ये तीसरी कहां गायब हो गया है? नाथों की कुल संख्या हो गई, हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम जैन साहित्य भी तो पढ़ेंगे। जैन साहित्य एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से हमने नहीं करवाया है। जैन साहित्य यहां पर लिख लेंगे आप, जैन साहित्य। जैन साहित्य के बारे में हम जानेंगे कि जैन साहित्य के बारे में क्या हमको जानना है। तो इसके स्वयंभू जो थे वो एक कवि हुए हैं स्वयंभू। स्वयंभू प्रमुख इस रचना के, मतलब इस जो जैन साहित्य के
धारा है आदिकाल की, उसके प्रमुख कब हुए हैं, कौन हुए हैं, स्वयंभू। यही इससे बस क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी इससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इस वजह से इसको मेंशन नहीं कराया गया है, क्योंकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड देना है, आपको हिंदी में पीएचडी नहीं करानी है मुझे। ठीक है, ये हो गया आपका। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट याद आया, पुष्पदंत की है भाई कौन सी रचना, पुष्पदंत की रचना, ये भी जैन साहित्य का है। पुष्पदंत की रचना कौन सी है, ये आप बताइए। पुष्पदंत की रचना है एक भवभूति, ये पूछ ली जाती है आपसे, तो ये आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, जैन साहित्य के बाद जो आपका आता है, एक्चुअली स्लाइड्स थोड़ी ऊपर नीचे है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, रासो साहित्य। ठीक है, जो रासो साहित्य किसका है, आदिकाल का। यहां पर लिख दिया है आप लोगों की जानकारी के लिए, यहां पर लिख भी दिया है आदिकाल। रासो साहित्य किसके अंतर्गत आता है, आदिकाल की कौन सी धारा है, चतुर्थ धारा है रासो साहित्य। ठीक है, रासो साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब पृथ्वीराज रासो की रचना पूछी जाती है कि चंद्रवरदाई किसकी रचना है, तो आप बताएंगे कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो की रचना है, पृथ्वीराज रासो की रचना है। इसमें अधिकतर जो रचनाएं हैं वो रासो द्वारा लिखी गई हैं, उनके सरनेम रासो थे, इस वजह से इसकी धारा को ही कहा गया है क्या, रासो साहित्य। साहित्यिक धारा को क्या गया है, कहा गया है रासो साहित्य। आपसे पूछा जाता है आदिकाल की रचना, आप लगाते हैं चंद्रवरदाई, क्यों, क्योंकि रासो साहित्य आदिकाल के अंतर्गत ही आता है, उसी के अंतर्गत लिखा गया है, तो आप यही आंसर बताएंगे। बीसल देव रासो ने लिखी है नरपति नाल, परमाल रासो ने लिखी है आल्हाखंड से जो लिखा है, आलाखंड लिखा गया है परमाल रासो द्वारा, उससे जगनीकृत। खुमान रासो लिखी गई है दलपत विजय द्वारा खुमान रासो लिखी गई है। ये सारे आपके वनडे एग्जाम्स के प्रिटेंड क्वेश्चंस हैं, आप सभी से पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज इन चारों रचनाओं को जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा इन चारों रचनाओं को, क्योंकि ये बहुत ही वनडे एग्जाम्स के प्रिटेंड क्वेश्चंस हैं, आप सभी से पूछे ही जाते हैं कि पृथ्वीराज रासो द्वारा रचित कौन सी रचना है, तो आप बताएंगे चंद्रवरदाई। फिर आपसे पूछा गया बीसल देव रासो ने कौन सी रचना लिखी है, नरपत नाल, परमाल रासो जगनिक, खुमान रासो दलपत नाल। ठीक है, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं आपके रासो साहित्य की, जो कि आदिकाल में लिखी गई हैं, ये आदिकाल की रचनाएं हैं, ये आप सभी याद रखेंगे, ये आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, हमने आदिकाल के बारे में पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, आदिकाल के बाद क्या आया था, आदिकाल के बाद एक्चुअली आता है हमारा भक्तिकाल, आदिकाल के बाद आता है हमारा भक्तिकालीन साहित्य, मतलब भक्तिकाल के बारे में हम पढ़ेंगे आदिकाल के बाद, क्योंकि कौन सा आता है, भक्तिकाल आता है। भक्तिकाल को दो भागों में विभाजित किया गया है, भक्तिकाल को हमने दो भागों में विभाजित किया है, कौन सा, पहला है हमारा सगुण भक्ति धारा, दूसरा है हमारा निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, आदिकाल के बाद आया भक्तिकाल को हमने दो भागों में विभाजित किया, कौन से दो काल थे, कौन से दो धाराएं हैं, भक्तिकाल को हमने दो धाराओं में विभाजित किया, जैसे हमने आदिकाल को 4 धाराओं में विभाजित किया था, वैसे ही भक्तिकाल को हमने 2 धाराओं में विभाजित किया। पहली आती है हमारी सगुण भक्ति धारा, दूसरी आती है हमारी निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, अब सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आती है हमारी पहली कृष्ण भक्ति धारा, दूसरी आती है हमारी राम भक्ति शाखा। ठीक है, एक आती है कृष्ण भक्ति शाखा सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत, एक आती है कृष्ण भक्ति शाखा, दूसरी आती है राम भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आती है संत साहित्य ज्ञान मार्गी धारा, मतलब संतों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया है या जो ज्ञान मार्गी साहित्य है वो, इसे हमने क्या कहा है, ज्ञान मार्गी धारा। दूसरी आती है सूफी साहित्य या प्रेम मार्गी धारा। प्रेम मार्गी धारा किस शाखा को कहा गया, सूफी साहित्य को। ज्ञान मार्गी धारा कहा गया है संत साहित्य को, ये याद रखेंगे। सूफी साहित्य को क्या कहा गया है, प्रेम भक्ति धारा, प्रेम मार्गी धारा। संत साहित्य को क्या कहा गया है, ज्ञान मार्गी धारा। इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं आप, और ये चीज याद रखेंगे कि संत साहित्य को ज्ञान मार्गी धारा, सूफी साहित्य को प्रेम मार्गी धारा। सगुण भक्ति धारा कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा दो भागों में विभाजन हुआ है इसका। निर्गुण भक्ति धारा का संत साहित्य और सूफी साहित्य दो भागों में विभाजन हुआ है। यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब
सगुण भक्ति धारा के कवि बाउन की रचनाओं के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत हम उनकी बात करते हैं जिन्होंने राम की भक्ति में रचनाएं की हैं, राम की भक्ति के बारे में लिखा है, राम से संबंधित जो भी लिखा है वो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आता है। और कौन कौन से? रामानंद जी ने लिखा है, जैसे हनुमान जी की आरती रामानंद द्वारा लिखी गई है। राम रक्षा स्रोत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? रामानंद की। कौन सी? हनुमान जी की आरती तथा राम रक्षा स्रोत, ये किसकी रचनाएं है? रामानंद जी की। किसकी रचनाएं है? रामानंद जी की। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तुलसीदास जी की, तुलसीदास जी की, वो भी आपकी राम भक्ति शाखा के ही कवि कहे जाएंगे, क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं वो अधिकतर राम भक्ति पर ही आधारित हैं, तो उनको भी राम भक्ति शाखा का कवि हम मान सकते हैं। ठीक है। जैसे राम भक्ति शाखा के अंतर्गत हम और लिख लेंगे, और लिख लेते हैं भाई, ये आ गए हमारे अग्रदास, नाभादास, तुलसीदास। ये किसके हैं? ये राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। क्यों? इन्होंने जो लिखा है, जो इनकी रचनाएं हैं, वो किस पर आधारित हैं? वो राम भक्ति पर आधारित हैं। ठीक है। फिर हम बात करेंगे दूसरी इसकी शाखा भक्ति काल की, मतलब जो आपकी ये सगुण भक्ति धारा है, इसकी दूसरी शाखा कौन सी है? कृष्ण भक्ति शाखा। इसमें कृष्ण की भक्ति में जिसने लिखी की है, मतलब कृष्ण के बारे में जिसने लिखा है, कृष्ण से संबंधित जो रचनाएं की गई हैं, वो सभी कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आती हैं। इसके प्रमुख कवि कौन हुए? सूरदास जी। आप सभी को पता है, जन्मांध थे या नहीं थे इस बारे में तो अभी मतभेद चल रहा है और चलता आ रहा है, अब चलता ही रहेगा। कोई जन्मांत कहता है, कोई कहता है बाद में हुए हैं, लेकिन सूरदास जी ने जितनी भी रचनाएं की हैं वो अधिकतर सब किस पर आधारित है? कृष्ण जी पर आधारित है। ठीक है। कुंभनदास, इनका भी कृष्णदास, नंददास, परमानंद दास, मीराबाई जी ने तो कृष्ण भक्ति ही की है। रसखान इत्यादि प्रमुख कवि हैं कृष्ण भक्ति शाखा के, मतलब भक्तिकालीन कवि हैं। इनको भक्तिकालीन कवि के अंतर्गत रखा जाएगा। भक्तिकालीन काल के अंतर्गत भी किसकी? सगुण भक्ति धारा की भी कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत ये सभी आपके कवि आते हैं। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, रसखान, मीराबाई, ये सभी कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ये हो गई हमारे दूसरे पॉइंट, मतलब भक्तिकालीन के सगुण भक्ति धारा की। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये तो रासो साहित्य है। अरे भाई, स्लाइड्स आपकी सब ऊपर नीचे हैं। सगुण भक्ति धारा जो आपने पढ़ ली थी, इसी के अंतर्गत आती हैं। देखो, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं आप सभी को पता होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? गोस्वामी तुलसीदास की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी रचना है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी श्री रामचरितमानस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जानकी मंगल भी उनकी रचना है, वैराग्य संदीपिनी भी उनकी रचना है। ठीक है। रामलला नाचू, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, ये सभी किसकी? तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। और याद रखने वाली इसमें से जानकी मंगल, रामलला नाचू, श्री रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, गीतावली, वैराग्य संदीपिनी, ये सभी तुलसीदास जी की रचनाएं, आप सभी याद रखेंगे। ठीक है। वही हम बात करें अगर नाभादास की, ठीक है, नाभादास की रचनाएं बात करें तो नाभादास की जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है? जो हमने पढ़ा है नाभादास की प्रमुख रचना कौन सी है? बताइए। नाभादास की प्रमुख रचना अगर आपको पता हो तो आप सभी बता सकते हैं, नहीं पता है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन नाभादास की जो प्रमुख रचना है वो आप सभी याद करेंगे, भक्तमाल। पूछी जाती है नाभादास की प्रमुख रचना भक्तमाल। ठीक है। भक्तमाल नाभादास की प्रमुख रचना है। ठीक है। सूरदास की सभी रचनाएं आप जो कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं, सूरदास, इनकी सभी को आप सभी को पता है, साहित्य लहरी, सूर साहित्य, ये सभी इनकी रचनाएं। सूर सारावली, देखिए सूरदास की 3 हैं, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सारावली, साहित्य लहरी, और एक और इनकी रचना है जो हम बताएंगे, सूर सागर। ठीक है। जो है सूर सागर। इनकी 3 ये प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। 3 ये प्रमुख रचनाएं हैं सूरदास जी की। ठीक है। सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, एक आपकी सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ठीक है।
भंवर गीत किसकी रचना है? कुम्मन दास की एक भंवर गीत है, ये इंपॉर्टेंट है, भंवर गीत, ठीक है। भंवर गीत ये कुम्मन दास जी की, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने आपको लिख दी है, आप सभी यहां से देख लेंगे। मीराबाई जी की राग बिहार, राग गोविंद और मलार राग है। राग गोविंद, राग मलार मीराबाई जी की है। राग गोविंद, ये याद रखेंगे आप, राग गोविंद, राग मलार, ठीक है। ये हो गई आपकी। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत कौन आएगा? हमने बताया था निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत कौन आता है। देखिए इधर आ जाइए, जो हमने निर्गुण भक्ति धारा पढ़ी थी यहां पर, निर्गुण भक्ति धारा संत साहित्य और सूफी साहित्य, संत साहित्य और सूफी साहित्य। तो संत साहित्य के अंतर्गत कौन आते हैं? संत साहित्य के अंतर्गत आते हैं आपके रैदास, गुरु नानक, एक आप सभी ने नाम सुना होगा कबीर। कबीर ये इंपॉर्टेंट है, कबीर, दादू दयाल, और आते हैं आपके एक कौन? मलूक दास, मलूक दास, ठीक है। ये संत साहित्य हैं, ज्ञान मार्गी धारा के संत साहित्य के अंतर्गत आते हैं ये सभी। सूफी साहित्य में बात करें तो सूफी साहित्य में आते हैं आपके मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद आपके आते हैं, एक आते हैं आपके ईश्वर दास कुतवन, कुतवन मंझन, और एक आते हैं आपके कौन से? जायसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम, ये सब इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। ये आप सभी याद करेंगे। सूफी साहित्य के अंतर्गत कौन आते हैं? मुल्ला दाऊद, कुतवन, मंझन, जायसी। संत साहित्य में रैदास, गुरु नानक, कबीर, दादू दयाल, मलूक दास, ठीक है। इनकी सभी रचनाओं के बारे में बात की जाए तो बहुत सारी रचनाएं इनकी नहीं है, जैसे साखी सबद रमैन मिला के बीजक हुआ, जो कबीरदास द्वारा लिखा गया है, ठीक है, कबीरदास द्वारा लिखा गया है। बाकी अगर हम बात करें और की, तो और में आते हैं आपके कौन से? और में आपकी कौन से आते हैं? जायसी की जैसे रचनाएं हैं जो सूफी साहित्य में आते हैं, अखरावट, आखिरी कलाम, आखिरी कलम है शायद, आखिरी कलाम, अखरावट, कहरनामा, चित्ररेखा, पद्मावत। पद्मावत मोहम्मद जायसी की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पूछी जाने वाली रचना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे भक्तिकाल के अंतर्गत। भक्ति की फिर से एक बार भक्तिकाल का पूरा बता दे रही। भक्तिकालीन साहित्य दो भागों में विभाजित है, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत दो शाखाएं, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत दो शाखाएं, एक आपका संत साहित्य है, दूसरा आपका सूफी साहित्य है। कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में बात करें तो कृष्ण भक्ति से संबंधित है, जिसमें आपके प्रमुख कवि हैं सूरदास, जिनकी 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। कुम्मन दास इनकी प्रमुख रचना भंवर गीत जो पूछी जाती है। कृष्णदास, नंददास, परमानंद, मीराबाई इनकी राग गोविंद, राग मलार, रस खान इत्यादि प्रमुख हैं। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आपके रामानंद आते हैं, अग्रदास आते हैं, नाभादास आते हैं, तुलसीदास आते हैं, ठीक है। तुलसीदास की रचनाएं बताने की जरूरत नहीं, आप सभी को पता है। श्री रामचरितमानस, बैराग्य संदीपिनी, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। नाभादास की भक्तमाल बहुत ही पूछी जाने वाली रचना है, तो इसलिए मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर इनको बांटा गया है संत साहित्य में। संत साहित्य में आपके संत आते हैं सभी अधिकतर, जैसे जिनकी हम बात करें, जैसे रैदास, कबीर, मलूक दास, गुरु नानक, दादू दयाल। सूफी साहित्य की बात करें तो सूफी साहित्य के अंतर्गत आपके मुल्ला दाऊद, कुतवन, मंझन, जायसी, ये सभी आते हैं, ठीक है, ये सभी आते हैं। चित्रावली उस्मान की है, चित्रावली उस्मान की पूछी जाती है। मुल्ला दाऊद की चंद्रायन पूछी जाती है। मुल्ला दाऊद की एक रचना है चंद्रायन, ये पूछी जाती है, ठीक है। मुल्ला या मृगावती कुतवन की है, मृगावती कुतवन की, ये आपसे पूछी जाती है, ठीक है। मृगावती कुतवन की है, ये आप सभी से पूछी जाती है। मधुमालती मंझन की है, मधुमालती मंझन की है, ये भी आप सभी से पूछी जाती है। और जायसी की तो बहुत सारी रचना है, बता भी दिया है, आखिरी कलाम और पद्मावत, ठीक है, अखराट, अखरावट, ये सभी पूछी जाती है। चलो ये हो गया आपका भक्तिकालीन। भक्तिकालीन के बाद हम किस पर आएंगे? भक्तिकालीन के ये स्लाइड्स थोड़ी ऊपर नीचे है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। रीतिकाल का विभाजन हुआ है, फिर आता है हमारा तीसरे नंबर पर रीतिकाल। रीतिकाल में हम एक तो रीतिबद्ध है,
एक रीति मुक्त है, एक रीति सिद्ध है। मतलब रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। आ गया समझ में? नहीं भी आया है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल में आते हैं आपके रीतिबद्ध में आते हैं केशवदास, चिंतामणि, भूषण, मतिराम, देवदत्त, भिखारी दास, पद्मकर इत्यादि। ये रीतिबद्ध कवि हैं। रीति मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर इत्यादि आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन जो है वो आपके हैं केशवदास, इसमें भूषण, बाकी इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतिराम थोड़ा बहुत, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है रीतिबद्ध में। रीति मुक्त में कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, घनानंद थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके रीतिबद्ध में, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बिहारी। कौन? बिहारी। सेनापति, बृंदराम सहाय इत्यादि इतने नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, इतने नहीं पूछे जाते हैं। जो पूछे जाते हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं बात करें तो रामविलास इनकी याद रखिएगा आप। रामविलास ये पूछ ली जाती है कि रामविलास किसकी रचना है, रामविलास किसकी रचना है, ये पूछा जाता है आपसे, तो अब आप बताएंगे कि चिंतामणि की रचना है। भूषण की पूछी जाती है, भूषण कहां गए? भूषण की इंपॉर्टेंट है, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट है आपके शिवा बावनी। और भी इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे शिवा बावनी, शिवराज भूषण, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। ये इनकी भूषण जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? शिवा बावनी, शिवराज भूषण, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। और बाकी इतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी। हाँ, केशवदास जी की इंपॉर्टेंट है। रसिक प्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, रसिक प्रिया सबसे इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। केशवदास जी की सबसे इंपॉर्टेंट रचना कौन सी है? तो आप बताएंगे रसिक प्रिया इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रचना है। और आपकी एक है रामचंद्रिका, ठीक है। ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, केशवदास की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। और ये रीतिबद्ध कवि हैं। रीति मुक्त में आपके घनानंद आते हैं, रीति सिद्ध में आपके बिहारी आते हैं। बिहारी की प्रमुख रचना बस एक ही है, 700 दोहों वाली, लगभग 700 दोहे उसमें लिखे हुए हैं, बिहारी सतसई, ठीक है। अब आपको इससे ज्यादा रीतिकाल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है आप सभी को। बाकी आप सभी की अपनी मर्जी है, आप सभी बता सकते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा काल आया, एक मिनट देख लीजिए इधर कुछ छूटा तो नहीं आप सभी का। सिद्ध साहित्य हो गया, नाथ साहित्य हो गया, रीतिकाल हो गया आपका, भक्तिकालीन हो गया, सगुण भक्तिधारा हो गई, रासो साहित्य हो गया। रासो साहित्य में एक ये भी आते हैं, विजयपाल रासो की है, नल सिंह, जयमंक जसचंद्रिका, मधुकर भट्ट कृत है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संदेश रासो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमीर रासो भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो है जयमंक जसचंद्रिका, मधुकर भट्ट द्वारा लिखित है, ठीक है। ये रासो साहित्य जो कि आदिकाल में आता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम आधुनिक काल का विभाजन। आधुनिक काल जो कि चौथा काल है, हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा? हमने पढ़ा आदिकाल। आदिकाल में हमने पढ़ी 4 धाराएं। कौन सी 4 धाराएं? 4 धाराओं की बात करें तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य, ठीक है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कवि और रचनाएं हुई है वो भी आपको बता दिया गया। फिर हमने पढ़ा भक्तिकालीन काल। जो भक्तिकाल पढ़ा हमने उनको बांटा 2 धाराओं में। कौन सी? एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा को हमने करा 2 भागों में विभाजित। कौन सा? एक कृष्ण भक्ति शाखा, एक राम भक्ति शाखा। इनके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं बता दिया गया है। सारे कवि और रचनाएं इंपॉर्टेंट नहीं है। निर्गुण भक्ति धारा की बात करेंगे, एक किया गया भाई संत साहित्य और एक है सूफी साहित्य। बाकी दोनों शाखाओं को बता दिया गया है कि कौन से इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, कौन से इंपॉर्टेंट कवि, ठीक है। भक्ति काल के बाद आया हमारा रीतिकाल। रीतिकाल को हमने बांटा 3 भागों में, एक रीतिबद्ध, रीति मुक्त और एक रीति सिद्ध, ठीक है। 3 भागों में बांटा। उसमें भी सबसे सारे इंपॉर्टेंट नहीं थे। केशवदास नाम, और एक आपके केशवदास इंपॉर्टेंट है, भूषण इंपॉर्टेंट है, बिहारी इंपॉर्टेंट है। ये जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिए गए हैं, ठीक है।
फिर हम आते हैं अपने चौथे काल, आधुनिक काल जो चल रहा है, इसमें हमने युग में बांटा है, इसे युग में बांटा, जैसे भारतेंदु युग हुआ, द्विवेदी युग हुआ, छायावाद हुआ, प्रगतिवाद हुआ, फिर प्रयोगवाद आया, फिर नई कविता आई, फिर समकालीन कविता चल रही है, फिर समकालीन कविता आई। आधुनिक काल में सबसे पहला जो युग आया वो कौन सा था? आधुनिक काल में जो सबसे पहला युग आया वो था भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के बाद, इनका क्रम जरूर याद रखेंगे, किस युग के बाद कौन सा आया, किस काल के बाद कौन सा काल आया, किस युग, आधुनिक काल के अंदर कौन सा युग पहले आया, कौन सा बाद में आया, ये भी आपको याद रखने वाली बातें हैं। भारतेंदु युग आया सबसे पहले आया भारतेंदु युग। दूसरे नंबर पर आया हमारा द्विवेदी युग, फिर आया हमारा छायावाद, फिर आया प्रगतिवाद, फिर आया प्रयोगवाद, फिर आया नई कविता, फिर आया समकालीन कविता। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। भारतेंदु युग की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे आएंगे जो कौन सा, भारतेंदु युग की बात करें तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का नाम ही रखा गया है भारतेंदु युग। प्रथम इसके वो हुए हैं कवि, प्रथम लेखक, कवि, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं, विद्यासागर। और इनकी रचनाएं जो पूछी जाती है, मेन मैं बता दूंगी कि कौन सी मेन रचनाएं हैं, मुख्य रचनाएं हैं, बाकी आप सभी अपनी जानकारी के लिए एक बार पढ़ सकते हैं। विद्या सुंदर पूछी नहीं जाती है, पाखंड विडंबना ये भी पूछी नहीं जाती, वैद की हिंसा, हिंसा ना भवति इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारत दुर्दशा ये भी पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है भारत दुर्दशा किसके द्वारा रचित है, तो आप बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, जो कि आपके भारतेंदु युग से संबंधित हैं, क्योंकि इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम पड़ा है भारतेंदु युग, जो कि आधुनिक काल का पहला युग है। ठीक है, भारत जननी, अंधेर नगरी, इनका नाटक बहुत ही फेमस है और बहुत बार पूछा भी जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। फिर भारतेंदु युग में ही आते हैं एक हमारे बद्री नारायण चौधरी, जिनका पेन नेम है, कह सकते हैं प्रेमघन। ठीक है, जिनका पेन नेम है प्रेमघन बद्री नारायण चौधरी जी आते हैं। इनकी अगर पूछा जाए कि कौन सी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, तो इनकी जो रचनाएं सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं वो है आपके कजली कादम्बिनी। वैश्या विनोद भी नहीं पूछी जाती है, भारत सौभाग्य कभी कभार पूछ ली जाती है। ठीक है, ये हो गया भारतेंदु जी के बारे में। इन्हीं के आगे आते हैं भारतेंदु युग के ही कुछ अन्य लेखकों के बारे में, अन्य कवि के बारे में। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना सबसे ज्यादा कौन सी पूछी जाती है, तो इनका ये वाला जो उपन्यास है 100 अजान एक सुजान उपन्यास बहुत बार पूछा गया है। 100 अजान एक सुजान बहुत बार पूछा गया है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद रखेंगे। ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका नहीं पूछा जाता है इतना, राधा कृष्ण दास का भी इतना नहीं पूछा जाता है। ठीक है, देवकी नंदन खत्री, इनका पूछा जाता है। चंद्रकांता, इनका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका जो चंद्रकांता रचना है, चंद्रकांता बहुत बार पूछी गई है वनडे एग्जाम में। तो आप सभी ये जरूर याद करेंगे कि चंद्रकांता किसके द्वारा लिखा गया है, पहले तो ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, तो आप आंसर देंगे कि ये देवकी नंदन खत्री जी की रचना है। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है इनका, जो मेन बात करेंगे तो संयोगिता स्वयंवर नाटक इनका पूछा गया है। परीक्षा गुरु इनका उपन्यास बहुत बार पूछा गया है, ये आप सभी याद करेंगे। ठीक है, देवकी नंदन खत्री का जो इंपॉर्टेंट है एक चंद्रकांता, दूसरा है आपका परीक्षा गुरु। अनूठी बेगम भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो आपके हैं ये लिखे हुए हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं, फिलहाल इतने पूछे नहीं जाते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी की बात करें तो ये भी इतने नहीं पूछे जाते हैं। लवंग लता कभी कभार पूछ लिया जाता है, वैसे बेसिकली ये पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये आते किस युग के अंतर्गत है? देवकी नंदन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी और आपके बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, ये सभी आपके भारतेंदु युग के अंतर्गत आते हैं और भारतेंदु युग आधुनिक काल का पहला युग है। ठीक है, देवकी नंदन खत्री इनका याद रखेंगे आप। देवकी नंदन खत्री का कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? चंद्रकांता परीक्षा गुरु, चंद्रकांता परीक्षा गुरु, ये याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राधाचरण गोस्वामी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंबिका दत्त व्यास, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। शीतला प्रसाद त्रिपाठी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं।
हम पढ़ेंगे दूसरा युग जो कि है द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके जनककर्ता कहे जाएंगे, या पूछा जाएगा कि इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम रखा गया है द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम रखा गया है द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है आपका कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं, तो आप बताएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी बाकी पूछा जाए कि प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करी जाए तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो है वो है साहित्यालाप, साहित्य सीकर, वनिता विलास, रसज्ञ, संपत्ति शास्त्र। संपत्ति शास्त्र कभी कभार पूछ लिया जाता है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इनका सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट में हम बात करते हैं द्विवेदी युग की अन्य रचनाकार व उनकी रचनाएं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिऔध भी कहते हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्री प्रवास बहुत बार पूछा गया, वैदेही वनवास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसे कहें तो गलत नहीं होगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया है आप सभी से। जब इसके प्रश्न करवाऊंगी तब आप देखिएगा ऐसे प्रश्न बने हैं वनडे एग्जाम में आपके, ठीक है। चुपते चौपदे फिलहाल इतनी बार नहीं पूछा गया है, चोखे चौपदे भी नहीं। पारिजात पूछा गया है, पारिजात पूछा गया है आपसे अयोध्या सिंह उपाध्याय का, और किस युग के हैं ये, द्विवेदी युग के हैं। रसकलश भी कभी कभार पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो ये आप अयोध्या सिंह उपाध्याय की कुछ रचनाएं हैं, आप सभी याद रखेंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर जिन्हें कहा गया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, उद्धव शतक इंपॉर्टेंट, गंगावतरण, गंगा लहरी इंपॉर्टेंट, कल काशी इतना नहीं आता, समलोचना दर्श नहीं आता है, लेकिन उद्धव शतक जो जगन्नाथ दास जी की है बहुत बार पूछा गया है। उद्धव शतक जो जगन्नाथ दास जी की है बहुत बार पूछा गया है, आप सभी ये याद रखेंगे, ठीक है। ये आप सभी याद रखेंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर, समालोचना दर्श कभी एक बार पूछ ली गई है। उद्धव शतक, गंगावतरण, गंगा लहरी, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं। फिर मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे, जो किसके अंतर्गत आते हैं, द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध भी, मैथिली शरण गुप्त भी, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त ने रंग में भंग, जयद्रथ वध इनकी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यशोधरा तो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यशोधरा किसके द्वारा लिखी गई है, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त। साकेत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। काबा और करबला कभी कभार पूछी जाती है, विष्णुप्रिया भी पूछी जाती है। बाकी भारत भारती भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी याद रखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचनाएं, जयद्रथ वध, यशोधरा, साकेत, काबा और करबला, भारत भारती, विष्णुप्रिया, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। और मैथिली शरण गुप्त किस युग में आते हैं, मैथिली शरण गुप्त आपके द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं, जो कि आधुनिक युग का द्वितीय युग है, जो कि आधुनिक काल का द्वितीय युग है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो आ जाएंगे हमारे छायावादी। पहले हमने पढ़ लिया भारतेंदु युग, फिर हमने पढ़ा द्विवेदी युग, फिर हम पढ़ेंगे अब छायावादी युग। छायावादी युग और उसके रचनाकार छायावादी युग के अंतर्गत। तो छायावादी युग के जो प्रमुख सबसे पहले आए हैं वो आए हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत बहुत ही फेमस, इनके बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। उच्छ्वास पूछा जाता है इनकी, पल्लव इनकी इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसे। गुंजन भी पूछा जाता है। युगवाणी, लोकायतन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे अब। युगपथ, चिदंबरा इंपॉर्टेंट है। काला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कविताओं में इनकी बात की जाए तो नौका विहार बहुत बार पूछी गई है, नौका विहार बहुत बार पूछी गई है। परिवर्तन, युगवाणी, युगांत, ग्राम्या, लोकायतन, उच्छ्वास, बीड़ा, पल्लव, ग्रंथ, गुंजन, ये सभी किसकी है, सुमित्रानंदन पंत के। इन्होंने अधिकतर प्रकृति से संबंधित ही लिखा, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। नौका विहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुमित्रानंदन पंत ने लिखी है, जो छायावादी कवि हैं। युगवाणी, ग्राम्या, लोकायतन, उच्छ्वास, बीड़ा, पल्लव, ग्रंथ, गुंजन,
लोकायतन, युगपथ, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ऐसी इनकी रचनाएं हैं जो किसके द्वारा लिखी गई है, सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बाकी छायावादी रचनाकार व उनकी रचनाओं के बारे में आगे जानते हैं। तो छायावादी के जो पहले तो हुए हमारे सुमित्रानंदन पंत जो छायावादी थे, दूसरे हमारे हुए हैं वो हुए हैं जयशंकर प्रसाद। इनके बारे में सभी जानते हैं। इनका काव्य उर्वशी चंपू काव्य है, मतलब गद्य और पद्य शैली में मिश्रित जो काव्य होते हैं उनको कहा जाता है चंपू काव्य। तो उर्वशी जो है वो चंपू काव्य है, चंपू काव्य है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अयोध्या का उद्धार, महाराणा का महत्व, कामायनी महाकाव्य बोला जाता है भाई, महाकाव्य, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, चित्राधार, प्रेम पथिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाटक इनके कौन से, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सौमिनी, अजात शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे कि काव्य में कौन सा आएगा, तो काव्य के अंतर्गत आप पढ़ेंगे उर्वशी जो कि चंपू काव्य है। अयोध्या का उद्धार इतना नहीं पूछा जाता है, महाराणा का महत्व भी नहीं, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, प्रेम पथिक। नाटक की बात करेंगे तो नाटक में इनका स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सौमिनी, अजात शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, ये सभी इनके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नाटक हैं जो आपको वनडे एग्जाम में आसानी से प्रश्नों के रूप में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, छायावादी रचनाकार व उनकी रचनाएं और जान लेते हैं। जैसे कहानी संग्रह की बात करें तो इनकी कहानियां कौन कौन सी हैं, छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। कहानियां कौन सी हैं, शरणागत, ममता, पुरस्कार, गुंडा इत्यादि। उपन्यास की बात करें तो कंकाल, तितली, इरावती, आपके अपूर्ण है इरावती। इनका जो उपन्यास है इरावती वो अपूर्ण उपन्यास है, तो इस वजह से ये पूछ लिया जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी का ऐसा कौन सा उपन्यास है जो अपूर्ण है। तब आप बताएंगे कि ऐसा उनका उपन्यास है जो वो है अपूर्ण, जो है वो है इरावती, उसका नाम है इरावती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद जी बहुत इंपॉर्टेंट है जो छायावादी में आते हैं, बहुत सारे प्रश्न इनसे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी हम पढ़ चुके हैं। काव्य रचनाएं इनकी अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुक्ता, पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतांजुन, ये राम की शक्ति पूजा, ये बहुत बार पूछी गई है। नए पत्ते बहुत बार पूछी गई है। अनामिका, परिमल बहुत बार पूछी गई। उपन्यास की बात करें तो इनका सबसे जो फेमस उपन्यास है वो है अप्सरा और अलका। निबंध संग्रह की बात करें तो इनका जो प्रबंध पद है, प्रबंध प्रतिमा, ये कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। महादेवी वर्मा जी जो कि छायावादी कवि हैं, कवित्री हैं हमारी। अब पहले आपको थोड़ा सा, आप भी बोर हो जाएंगे तो आपको बता दें बेटा, ये ऐसा टॉपिक है ना, अगर आप ये पढ़ लोगे ना तो हिंदी साहित्य के बारे में आपको कुछ भी मिस नहीं होगा, आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, ये श्योरिटी है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, आप क्रम से पढ़ रहे हैं तो आपको याद रहेंगी चीजें। ये आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। सब आएगा, जब मुझे आ सकता है तो आपको भी आ सकता है। ठीक है, बस थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत होती है इस टॉपिक पर। ठीक, रचनाकार व उनकी रचनाएं, तो महादेवी वर्मा के बारे में बात करेंगे तो इनकी काव्य रचनाएं कौन सी है, निहार, नीरजार, रश्मि, संध्या गीत, दीप शिखा, यामा। यामा पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, तो ये सभी आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, ये सभी याद रखेंगे। गद्य रचनाएं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथ ही, श्रृंखला की कड़ियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आप सभी रचनाएं जो इनकी हैं महादेवी वर्मा जी की, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम बात करेंगे प्रमुख छायावादोत्तर कवि। छायावादी हो गया, अब हम बात करेंगे छायावादोत्तर कवि। माखनलाल चतुर्वेदी आते हैं इसके अंतर्गत, और इनका सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है हिमतरंगिनी। हिमतरंगिनी, ठीक है। एक इनकी पत्रिका है कर्मवीर, वो भी पूछ ली जाती है। हिम किरीटिनी, इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा रचित है, तो ये जो रचित है वो है भाई माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा, जो प्रमुख छायावादोत्तर कवि हैं। नेक्स्ट पे आते हैं।
दूसरे हमारे हैं बालकृष्ण शर्मा, जिनका पेन नेम है नवीन। इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में बात करेंगे, काव्य के बारे में, तो कुमकुम, रश्मि रेखा, क्वासी, विनोबा स्तवन, उर्मिला, हम विषपाई, जन्म के। तो ये इतना नहीं पूछा जाता। रश्मि रेखा कभी कभार पूछ ली जाती है, कुमकुम पूछ ली जाती है, और एक इनका पूछ लिया जाता है उर्मिला। ठीक है। सोहन लाल द्विवेदी इंपॉर्टेंट है थोड़े। इनकी काव्य जो है वो है आपका भैरवी, पूछ लिया जाता है आप सभी से कभी कभार। पुष्प की अभिलाषा मेन इंपॉर्टेंट इनका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुष्प की अभिलाषा। कविता जो किसने लिखी है? सोहन लाल द्विवेदी ने। ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पुष्प की अभिलाषा किसके द्वारा रचित है, तो आप बताएंगे सोहन लाल द्विवेदी द्वारा। सोहन लाल द्विवेदी किस युग के अंतर्गत आता है? तो छायावादोत्तर युग, मतलब छायावादी युग के बाद का जो युग था उसके बीच के हैं। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान भी हमारी छायावादोत्तर कवि हैं, कवित्री हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, काव्य त्रिधारा और मुकुल, कहानी संग्रह बिखरे मोती, उन्मादिनी, और ये तो इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिल जाएगा। हर एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएगा। कौन सा? वीरों का कैसा हो बसंत, दूसरा झांसी की रानी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कविताएं हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। ठीक है। जो कौन सी है? छायावादोत्तर कवित्री हैं, कवित्री हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। प्रगतिवादी रचनाकार की बात करें तो प्रगतिवादी में आ जाते हैं हमारे कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह, जिनको दिनकर उपनाम है। काव्य इनका हुंकार, रेणुका पूछा जाता है, कुरुक्षेत्र पूछा जाता है, उर्वशी पूछा जाता है। 1972 में ये पुरस्कार भी मिला है। आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू, लेकिन जो मोस्ट फेमस है, मोस्ट फेमस, वो कुरुक्षेत्र, उर्वशी। कुरुक्षेत्र और उर्वशी, रेणुका, हुंकार। गद्य रचनाएं संस्कृत के 4 अध्याय बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। शुद्ध कविता की खोज भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। केदारनाथ अग्रवाल की बात करें तो इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन आग का आईना, नींद के बादल कभी कभार पूछ लिया जाता है। बाकी आते हैं इसमें प्रयोगवादी में ही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनका पेन नेम है अज्ञेय। काव्य इनका आता है, इसमें काव्य की बात करें तो बावरा हेरी पूछा जाता है। इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं। सदा नीर सागर मुद्रा कभी कभार पूछे जाते हैं, वैसे ज्यादातर यही वाला पूछ लिया जाता है। उपन्यास की बात करें तो ये वाला इनका उपन्यास बहुत बार पूछा गया है। अपने अपने अजनबी, ये भी पूछा गया है। यात्रा संस्मरण की बात करें तो इतना कुछ नहीं पूछा जाता है। काव्य नाटक उत्तर प्रियदर्शी, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है। बाकी इनमें से कोई कुछ नहीं पूछा जाता इतना। देखो मैंने लिख दिया है कि ताकि आप एक बार पढ़ ले। बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैं उसे अंडरलाइन करे दे रही, या तो स्टार लगाए दे रही, या मोस्ट इंपॉर्टेंट खुद लिखे दे रही। ठीक है। एक बार लेकिन आप अपनी नजर डाल लीजिएगा, क्योंकि आयोग क्या पूछ ले कभी भी ये कोई नहीं बता सकता है। ये हो गया आपका साहित्य का, हिंदी का प्रमुख साहित्य जो होता है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो प्रमुख चीजें थी वो मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको बता दी हैं। आपको समझ में ही आई होंगी। स्लाइड्स थोड़ी ऊपर नीचे थी, लेकिन मैंने आपको सब समझा दिया है, क्रम से ही समझाया, इसीलिए मैंने क्रम तोड़ा नहीं है। मैं स्लाइड्स के जरिए नहीं चली हूं, मैंने आपको जो क्रम होता है उसी के थ्रू पढ़ाया। तो आप इस चीज की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। बाकी ये टॉपिक थोड़ा सा लग रहा होगा बोरिंग, बट बोरिंग नहीं है। आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़िए कि कौन सा काल आया, कौन सा साहित्य आया, किसने, मतलब जो हम पढ़ते हैं वो किस साहित्य के अंतर्गत आता है, कौन सी शाखा के अंतर्गत आ रहा है, किस युग के अंतर्गत आ रहा है। थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, इंटरेस्ट आएगा आप सभी को, अच्छा लगेगा आप सभी को कुछ नया जानकर। ठीक है। बाकी ये सभी को पता है, जैसे वीरों का कैसा हो बसंत किसके द्वारा लिखित है, पता है आपको, लेकिन किस शाखा के अंतर्गत, किस काल के अंतर्गत आता है नहीं पता, किस युग के अंतर्गत आता है नहीं पता। तो आज से आपको पता चल जाएंगे। इन सभी प्रश्नों के सवाल खुद से कीजिए और फिर जवाब ढूंढिए इस वीडियो के बाद। ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद, वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। आप सभी को मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है और आप सभी को समझ आया होगा। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।